आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो तमाम मखलूक़ात को पैदा फरमाने वाला और तमाम मखलूक़ात का मालिक है, जो तमाम किस्म की सूरतों को बनाने वाला और इनको फना करने वाला है। बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है, वो मालिक यौम दीन है और बेशक उसी के फ़ज़ल व करम से दुनिया कायम है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ और साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि असरार मख्फिया में से हैं और अजायब तिब से हैं। और इल्मुल अक़ाक़ीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हमारे चैनल पर यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहज़ाद डस्का के नाम से है, नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, मैं आपको देख रहे हैं ये कुचला छिल रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं कुचले को मैं छिल रहा हूँ। ऊपर वाला जो कुचले का छिलका होता है, इसको छिलकर मैं दबर करने जा रहा हूँ। तो पहले मैं किया वो ख़त्म हो गया, द्वियाज में मैंने डाल लिया है। तो अब दोबारा से मैं इसको छिल रहा हूँ। तो मैं सोचा कि नाजरीन अपने दोस्तों भाइयों के खिदमत में, अपने दोस्त अहबाब की खिदमत में एक लाजवाब वाक़या मैं अर्ज़ कर देता हूँ, जो कि बहुत ही सबक आमूज़ है और कुचले के मतलब है। नाज़रीन किराम, मैं इसलिए इन बातों को दोहराता हूँ कि हम जान सकें कि इन चीज़ों की अफादियत क्या थी। कदीम दौर में, जो पिछला दौर है, जो हमारे आबाओ जदाद ने देखा था, उस दौर में इन चीज़ों की कदर व मंजिल क्या थी, इन चीज़ों की अफादियत क्या थी। आज हमने वो लोग क्या थे, आज हम कहाँ खड़े हैं, हम इस चीज़ में फ़र्क कर सकें, इस चीज़ का फ़र्क देख सकें और ख़ुद जान सकें कि हम कहाँ जाकर खड़े हुए हैं। ग़ालिबन सन 90 की दहाई की बात है, आज से 33-34 साल पहले की बात है। मेरा जाना आना, थोड़ा सा पानी दीजिएगा मुझे, काफ़ी रहा, सैरो सेहत रही आपको, इसका मैं कई बार तज़किरा कर चुका हूँ। लोगों के साथ मिलजुल रहा और काफ़ी वाक़यात मैंने कलम बंद किए हुए हैं, काफ़ी वाक़यात मुझे याद है। बहुत सारे सन्यासियों से मैं मिला, बहुत सारे हुक्मा हज़रात से मैं मिला, बहुत सारे लायक लोगों से, इल्म दोस्त इंसानों से मेरी मुलाकात रही। ज़िंदगी के मेरे वो हसीन लम्हात थे जब मैं लायक लोग देखा करता था। इस दौर में बहुत कम है
بہت، میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل نہیں ہے، بہت کم ہے، علم دوست انسان اب بھی ہیں لیکن بہت کم۔ تو آج کل تو زیادہ تر آپ جہاں بھی دیکھیں گے سونا بنانے والے حکیم بھی آپ کو نظر آئیں گے، وہ سونا بناتے بناتے حکیم بن جاتے ہیں۔ حکیم بھی نہیں بنتے، پھر حکمت کے وارث بنتے ہیں۔ حکیم بننا ان کے لیے ایک طنز ہے۔ جو سونا بناتے بناتے نہ کسی استاد کے پاس گئے ہیں، نہ کوئی جو فن طب کی جو معتبر کتاب ہے، نہ ان کو ساری زندگی انہوں نے دیکھا ہے، تو پھر وہ حکیم نہیں، حکمت کے وارث بنتے ہیں۔ حکمت ان کے لیے ایک تانا ہے، حکیم ان کے لیے ایک تانا ہے، پھر وہ حکمت پوری کے وارث بنتے ہیں اور پھر جھوٹ بولتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، یہ سینہ بائی سینہ ہے، یہ سینہ بائی سینہ ہے، ہماری فقیر نے مجھے عطا کیا ہے، مجھے فلانے ولی اللہ نے عطا کیا ہے، فلانے بزرگ نے عطا کیا ہے، سینہ بائی سینہ ہو گیا ہے۔ یعنی اتنا بڑا جھوٹ، ٹھیک ہے، یہ بولتے ہیں۔ تو اب یہ دور ہے، تو ایسے لوگوں کو حکیم بننا ان کے لیے تو یہ جو ہے وہ بستی کی بات ہے۔ یہ حکیم لوگ نہیں ہے، یہ استاد الحکمہ، بڑا کچھ یہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ تو چونکہ یہ ہوتا یہ ہے کہ یہ سونا بناتے بناتے حکیم بنتے ہیں۔ تو اللہ ان کو ہدایت دے، اور ایسے لوگوں سے میرا واسطہ رہا ہے، تو میں نے خود جانتا ہوں ان کو کہ ان کے کیسے کیسے دعوے ہوتے ہیں۔ ان کا علم جو ہوتا ہے، نہ کسی استاد کے پاس یہ جاتے ہیں سیکھنے کے لیے، نہ کسی کتاب کو ہاتھ لگاتے ہیں، نہ معتبر کو فن طب کی کتاب یہ پڑھتے ہیں۔ ان کو سینہ بائی سینہ ملتا ہے، سینہ بائی سینہ ملتا ہے، پکے جھوٹے، جوتوں کے قابل ہیں یہ لوگ، جوتوں کے قابل، ایسے جھوٹے ایسے جھوٹے ایسے جھوٹے ایسے جھوٹے کبھی نہیں آپ کو ملے گی، اتنا بڑے جھوٹے آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گے۔ تو ناظرین، میں ان دنوں میں آنا جانا رہا۔ موضوع لاہور شہر آپ کو پتہ ہے کہ لاہور ایک قدیم شہر ہے، ایک تاریخی شہر ہے، اور پاکستان کے بڑے شہروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اور لاہور جو ہے علم و فن کا مرکز رہا ہے، قدیم دور میں علم و فن کا، اولیاء اللہ کا، بہت سارے علوم جو ہے اس کا لاہور مرکز رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، لاہور کے قدیم مجھے دن یاد آ گئے، چونکہ میرے جو ہے وہ نانکے لاہور کے ہیں، تو میرا کافی آنا جانا رہا لاہور میں۔ تو میں وہاں جایا کرتا تھا، ادھر لوہے والی یادگار کے بالکل ساتھ ایک مقام ہے، لوہے والی پلی، اب بھی ہے۔ وہاں پر میری نظر پڑی کہ ایک بزرگ آدمی جو ہیں وہ موچیوں کا کام کرتے ہیں، یعنی جوتے سلائی کا کام کرتے ہیں۔ بزرگ تھے، ضعیف العمر بزرگ تھے، تو جوتوں کا کام کرتے ہیں، دکان کے باہر جوتے لٹکے ہوئے ہیں، یعنی دکھانے کے لیے، مرمت بھی کرتے تھے، نئے بھی بناتے تھے۔ تو ان کے پاس ایک لڑکا ہے ان کا جوان، جو کہ جوتے مرمت کر رہا ہے یا جوتے بنا رہا ہے۔ تو بزرگ جو ہے، میں نے غور سے دیکھا تو اس طرح جس طرح میں چھری کے ساتھ، چاقو کے ساتھ کچلے کو چھل رہا ہوں، اس طرح وہ کچلے کو چھل رہے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ دکان جوتے کی ہے، تو یہ بزرگ کیا کر رہے ہیں؟ تو میرے ساتھ میرے کزن تھے، انہوں نے کہا کیا مسئلہ، تم دے کے کھڑے ہو گئے، چلو چلو واپس چلو، جلدی جانا ہے۔ ہم چلے گئے، لیکن وہ میرے دل میں بات کھٹکتی رہی۔ جب ہم واپس گھر آ گئے، اگلے دن میں نے ان کو بتایا کہ میں یہی باہر جانے لگا ہوں، تو میں ابھی آ جاتا ہوں۔ تو میں سیدھا، چونکہ ہمارے جو عزیز تھے ان کے تھوڑی دور تھی لوہے والی پلی، تو میں لوہے والی پلی پر چلا گیا۔ پھر وہاں میں گیا تو بزرگ کو دیکھا کہ دوبارہ وہی کچلا چھل رہے ہیں۔ کافی ضعیف العمر تھی، تو ان کو چھیلنے میں کافی وقت لگتا تھا، کافی ضعیف العمر تھے۔ تو میں ان کے بالکل پاس بیٹھ گیا، تو پاس بیٹھنے کے بعد مجھے کہنے لگے کہ یہاں سے جوتا پسند کر لو، جو تمہیں پورا آتا ہے، ریٹ بھی کر لیں گے۔ اس کا وہ بزرگوں کا جو بیٹا تھا وہ مجھے کہنے لگا۔ میں نے کہا بھائی صاحب، میں جوتا لینے نہیں یہاں آیا، تو میں ان بزرگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ کچلے کو چھیل رہے ہیں، تو میں ان کو دیکھ کر آ گیا ہوں، میں حکیم ہوں، حکیم کا بیٹا ہوں، ڈسکا سے آیا ہوں۔ تو بزرگ نے ایسے نظر اٹھا کر نا، کافی ضعیف العمر تھے، یہ جو بال ہیں
बरूनें भी उनकी सफ़ेद हो चुकी थी। तो ऐसे नज़र उठाकर मेरी तरफ गौर से देखने लगे। तो मैं उस वक़्त नौजवान था, काफ़ी कड़ियल जवान था। तो मुझे कहने लगे, नौजवान इस चीज़ को तुम जानते हो, ये क्या है? मैंने कहा जी मैं जानता हूँ, मेरे वालिद साहब हकीम हैं। अक्सर हम घर में देखते हैं वालिद साहब इनको छीलते हैं, मैं खुद भी छीलता हूँ, कुचले को इस्तेमाल करते हैं। तो आप तो हकीम नहीं हैं, तो आप कुचले को क्यों छील रहे हैं? वो बाबाई बुज़ुर्ग जो है वो मुस्कुराने लगे, कहने लगे कि ये तमाम हकीम जो है ना, ये रोज़ाना मेरे पास आकर बैठते हैं। मैंने इस फ़न को बतौर पेशा इख्तियार नहीं किया, मैं एक सन्यासी हूँ, तो मैं शुरू से जूतों का ही काम करता हूँ। तो ये सारे मेरे पास आकर बैठते हैं और मफ़ीद तरीन मशवरे करते हैं मेरे साथ, और मुझसे जो है वो इन चीज़ों के मतलब पूछते हैं। तो मैंने कहा बुजुर्गों इसका क्या करेंगे, कोई मरकब इसका मफ़ीद तरीन बता दें, मैं कदीम बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। तो मुस्कुराने लगे। तो मुस्कुराते कराते मुझे कहने लगे कि चाय पियोगे, को खाओ पियोगे? मैंने कहा चाय पी लेंगे, कोई मसला नहीं। उसने अपने बेटे से कहा कि चाय लेके आओ। वो चाय लेके आ गया। तो मैं चाय पीने लगा और मैंने कहा कि बुज़ुर्गों मैंने आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ किया है कि मुझे कोई मफ़ीद बात इसके मतलब बताएं, कोई आपका अपना तजर्बा जो कुचले के मतलब है वो बताएं। तो मुझे फरमाने लगे कि आप आराम से चाय पिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। एक ऐसा कुचले का अमल बताऊंगा, एक ऐसा कुचले का अमल बताऊंगा, एक ऐसा कुचले का अमल बताऊंगा तुमने किसी किताब में नहीं पढ़ा होगा, ना किसी से कभी सुना होगा। इस कदर मफ़ीद तरीन होगा कि तुम्हें हैरानी होगी। मैंने कहा ऐसा कौन सा अमल है? चाय शाय पी ली। तो मैंने अर्ज़ किया, मैंने कहा बताएं। उन्होंने कहा कि इस तरह कुचला तुमने छील लेना है। छील लेने के बाद 5 तोला कुचला 10 तोला रोगन पिस्ता में डबो देना है। 10 तोला रोगन पिस्ता खालिस में डबो देना है, किसी कांच की शीशी में डालकर, खुले मुँह वाली। इसको रख देना है। रखने के बाद 3 माह पड़ा रहे, 3 माह पड़ा रहे, उस रोगन पिस्ता में पड़ा रहे। उसके बाद 3 माह के बाद उसको निचोड़ कर निकाल लें और उसको हावन दस्ते में कूट लें। हावन दस्ते में कूट कर उसको अच्छी तरह बरीक कर लें और खरल में डालकर थोड़ा थोड़ा रोगन पिस्ता डालते जाएं, उसको खरल करते जाएं ताकि ज़्यादा तार ना हो। इसकी इतनी खरल करें, इतना खरल कि कुचला जो है मनिंद गुबा जो है वो लई सी तैयार हो जाए। तो इसकी तुमने करना क्या है कि जितना उसका वज़न कर लो, जितना उसका वज़न है उतने ही तुमने उसमें मगज़ पंबा दाना उतना ही शामिल कर लेना है। उतना ही शामिल करने के बाद तुमने इसकी गोली मिर्च स्याह से ज़रा बड़ी बना लो और फिर मुझे बताना इसकी को इस्तेमाल करने को के बाद कि तमाम असाबी दर्दें, तमाम कमज़ोरियाँ दूर करने के लिए इससे बढ़कर तुम कुचले का कोई अमल नहीं जानते। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। तो वाकई वो बुज़ुर्गों ने मुझे बताया, लेकिन ये नुस्खे तो किताबों में लिखे हुए हैं, रोगन पिस्ते में मुदब्बर-शुदा तो लिखा हुआ है, लेकिन वो बुज़ुर्ग आदमी थे तो मैं उनके साथ इस बात पर इख्तलाफ नहीं किया, क्योंकि काफ़ी ज़ईफ़ुल उम्र थे, शायद उनको ना इल्म हो, लेकिन तरकीब उन्होंने बहुत अच्छी बताई। तो उन्होंने मुझे कहा आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, लेकिन किताबों में ये लिखा हुआ है। लेकिन मैं उनके साथ इस बात पर ज़रा भी नहीं बैसा, क्योंकि वो काफ़ी उम्र रसीदा थे, 100 साल के करीब थे और मुझे बहुत मोहब्बत आई उनसे। तो बहुत लगन के साथ कुचले को छील रहे थे। तो ख़ास लाजवाब नुस्खा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया है। जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हमारी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने भी हमारे दोस्त हमारी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।